पाकिस्तान और पाकिस्तान का लोकतंत्र, ये दोनों ही चीज़ें दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और जब से वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनसे पद से हटाया गया है, उसके बाद दोबारा से ये बात बहुत चर्चा में है कि क्या पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी या वहाँ पर दोबारा से मिलिट्री रूल आ जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आखिर कैसी परिस्थितियाँ हैं जिसके चक्कर में बार बार वहाँ पर डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, और ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बार बार वहाँ की जो सेना है वो आराम से सरकार का तख्ता पलट कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए थे और दोनों ही देशों को लगभग 75 साल 75 ईयर्स आज़ादी को हो चुके हैं। एक तरफ जहां भारत है जिसके आज़ादी से लेकर अब तक लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो और मजबूत होती चली गई हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां पर लोकतंत्र आज भी एक मजाक का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर उसका अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकारें तो कम हुई है, वहां पर सैन्य तानाशाह ज्यादा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को चलाया है। और सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अपने आप में इकलौता ऐसा देश है जहां जनता भी सेना से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती हुई दिखती है। आइए सबसे पहले पाकिस्तान के इतिहास के बारे में जानते हैं, तो उसके लोकतंत्र के बारे में हमें कुछ समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, मतलब पूर्वी और पश्चिमी दो पाकिस्तान हुआ करते थे। और आगे चल के जो ईस्ट पाकिस्तान था वो 1971 के बाद एक आज़ाद देश बना बांग्लादेश के नाम से। तो शुरुआत में जब आज़ादी मिली पाकिस्तान को 1947 में, उसके बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। लेकिन मजे की बात यह है कि लियाकत अली खान ज़्यादा लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए और बहुत ही जल्द उनको गोली मार दी गई। उसके बाद पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम था ख्वाजा नजीमुद्दीन, लेकिन उनको भी वहाँ के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पद से हटा दिया। उसके बाद सबसे बड़ा मोड़ आया 1956 में, पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और इसके बाद तो बार बार लगातार पाकिस्तान में सेना ने सत्ता हासिल की और लोकतंत्र का गला घोंटा। सबसे पहले सत्ता कब्जा ही अयूब खान ने। ईयर था 1958 का, और उस वक्त पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ थे उनका नाम था जनरल अयूब खान। और जनरल अयूब खान ने क्या किया, सरकार को बर्खास्त करके सत्ता पर अपनी कब्जा कर लिया। जिसके बाद अयूब खान ने वहाँ पर मिलिट्री रूल लगाया, वहाँ पर मार्शल लॉ भी लगाया, और मार्शल लॉ लगाने के बाद 1960 में वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। अब आप देख रहे हैं कितनी मज़े की बात है, एक मिलिट्री चीफ आता है, वो सरकार को बर्खास्त करता है, बर्खास्त करने के बाद वो मार्शल लॉ लगा देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी आंदोलन ना कर पाए, और उसको लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, वो अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर देता है। तो अयूब खान लंबे टाइम तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे। 1969 में उन्होंने इस्तीफा दिया। अब लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके इस्तीफे के बाद एक नया जनरल निकल के आया, और इस बार बारी थी जनरल याहिया खान की। जनरल याहिया खान 1969 में पाकिस्तान की सत्ते पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उन्हीं की लीडरशिप में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह हार गया और एक नए देश का जन्म हुआ बांग्लादेश के नाम से। इस जंग के बाद दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को एक छोटी सी उम्मीद मिली लोकतंत्र की। एक लोकतांत्रिक सरकार बनी जुल्फिकर अली भुट्टो की, लेकिन यह उम्मीद पाकिस्तान के लोगों की ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। जुल्फिकर अली भुट्टो की सरकार को बहुत ही जल्द उन्हीं के सेना प्रमुख ने बर्खास्त कर दिया। अब आप देखिए एक नया सेना प्रमुख आता है, इस बार नाम है जनरल जिया उल हक। तो हर बार मिलिट्री जनरल इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत मज़े में सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। जिया उल हक आए, उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया, और 1977 की बात है, और बर्खास्त करने के बाद सत्ता के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और जिया उल हक सिर्फ इतने में ही नहीं रुके, 1979 में बाद में पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब इस पूरे सिनेरियो को आप समझिए कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। जो आदमी आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ था, सत्ता के ऊपर पूरा कब्जा था, 2 साल के बाद ही राजनीतिक घटनाक्रम इतनी जल्दी बदल जाता है कि उस आदमी को फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, जिया उल हक ने पाकिस्तान के अंदर लंबे समय तक शासन किया, जिसके बाद एक नया राजनेता उभर कर आया पाकिस्तान के अंदर, और इस लीडर का नाम था बेनज़ीर भुट्टो। ये बेनज़ीर भुट्टो जुल्फिकर अली भुट्टो की ही बेटी थी, और पाकिस्तान के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी।
तो एक ऐसा लोकप्रिय नेता पाकिस्तान के अंदर उभर के आ रहा था जो कि लोकतंत्र को मजबूत कर सकता था। और इससे हुआ क्या, वहाँ की सेना को लगा कि ये हमारे आगे चल के हमारे अथॉरिटी को चैलेंज कर सकती हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि एक चुनाव के अंदर रैली के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी गई। दोस्तों, इसके बाद उदय हुआ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का। तो 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और वो लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री बने रहे और कई बार इलेक्शन उन्होंने जीता भी। लेकिन फिर होता है 1999 में, ईयर 1999 में कारगिल कन्फ्रंटेशन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध, और इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान हार जाता है और इस हार के बाद पाकिस्तान के अंदर परिस्थितियां फिर से बदल जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल थे उनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। 1999 की जंग के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, जो सत्ता में थे नवाज शरीफ, उनको बेदखल करके अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसके बाद लंबे टाइम तक परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनी रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब नवाज शरीफ को आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये पूरा इतिहास जाना हमने, पूरी लोकतांत्रिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास की कहानी पढ़ी हमने, समझी पाकिस्तान के बारे में। अब इस चीज़ से आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर परिस्थितियाँ कैसी है, माहौल कैसा रहता है वहाँ का। अब इसी के आधार पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बार बार लोकतंत्र फेल हो जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी नई नई वीडियोस और उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है डोमिनेंस ऑफ लैंड ओनिंग क्लास, मतलब वहाँ की जो फ्यूडल क्लास है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सामंतवादी लोग रहते हैं या फिर मतलब जो रिच क्लास है, जो इकोनॉमिक क्लास है, वो सरकार को पूरा कंट्रोल करके रखती है। सरकार के अंदर अमीर लोगों का, गिने चुने कुछ अमीर लोगों का दखलंदाजी बहुत ज़्यादा रहती है। तो होता क्या है इससे, सरकार के अंदर नाम के लिए तो एक प्रधानमंत्री रहता है, लेकिन सभी चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। सभी को लगता है कि सरकार सिर्फ हमारे दम पे टिकी हुई है, इसलिए सरकार सिर्फ हमारे हिसाब से चलेगी। और इसको लेकर होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर सरकार सही तरीके से नहीं चल पाती, जिसका फायदा वहाँ की सेना उठा लेती है और लोकतंत्र की जो नैया है बहुत जल्दी डूब जाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन, भ्रष्टाचार। पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो दुनिया में काफ़ी रईसों में उनकी गिनती होती है। मैं उनके कुछ राजनेताओं के आपको डेटा और फैक्ट बताता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगाना कि उनके पास कितना पैसा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जिनके पास करीब 250 अरब की संपत्ति है। मरियम नवाज, जिनके पास करीब 845 अरब की संपत्ति है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकर अली भुट्टो के जो पोते हैं और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे, उनके पास करीब 1 अरब की संपत्ति है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनके पास भी करीब 1.4 अरब की संपत्ति है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इतनी सारी संपत्ति जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी राजनेता हैं, उन्होंने फावड़ा चला के मेहनत करके तो नहीं कमाई होगी। ये सारा पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा करप्शन का होगा। और ये रीज़न है कि पाकिस्तान की जनता का उनके राजनेताओं के साथ बहुत जल्दी मोहभंग हो जाता है और वो अपना भरोसा राजनेताओं के ऊपर से खो देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न की। वो रीज़न है सरकार के ऊपर सेना का वर्चस्व होना, मतलब वहाँ के मिलिट्री का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा है भी, इतना सब कुछ हमने जो कहानी पढ़ी उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है, वहाँ पर जो सेना है, जो मिलिट्री है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो चुनी हुई सरकार के मुकाबले सेना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों का भरोसा, लोगों को सेना के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है बजाय कि सरकार के। इसलिए होता क्या है, सेना का जब मन आता है वो सरकार को बर्खास्त करके, उनका तख्ता पलट करके अपना रूल को स्टैब्लिश कर लेती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बार बार वहाँ पर डेमोक्रेसी फेलियर होता है और मिलिट्री रूल होता है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मिलिट्री रूल के रीजंस क्या होते हैं, कैसे होता है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी रीज़न की। तो चौथा रीज़न है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को
इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेवल पर कोई भी जेन्युइनली सपोर्ट नहीं करता है कि पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से लोकतंत्र आए। अब लोकतंत्र के लिए पाकिस्तान को बहुत सारा फंड मिलता है इंटरनेशनल एजेंसी से, लेकिन कोई भी जेन्युइनली इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं देखती कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो फंड दिया जा रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों में हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जेन्युइनली पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये 4 रीजंस थे। हमने पूरा सिनेरियो, पूरी कहानी पढ़ी पाकिस्तान के बारे में कि क्यों पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।